अभी कहाँ हैं आप? मैं दवाई की दुकान पर आई हूँ। चलिए घर जाइए और 2 करोड़ ट्रांसफर कर दीजिए। पर मैं तो आपको 6 करोड़ दे चुकी हूँ। आसपास सिविल ड्रेस में पुलिस है, पैसे नहीं मिले तो उठा लेंगे आपको। नहीं, ऐसा मत करना, मैं घर जाकर आपको ट्रांसफर करती हूँ। सोचो, एक डॉक्टर जिसने पूरी जिंदगी मेहनत करके 19 करोड़ कमाए, ना दिन देखा ना रात देखी, 40 साल तक लोगों का इलाज किया, पर एक दिन एक कॉल आता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। सामने वाला कॉल पे बोलता है कि मैडम आपका नाम ड्रग्स वाला केस में आया हुआ है, आपके डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल हुआ है, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो अभी के अभी आपको अरेस्ट किया जाएगा। पहले तो डॉक्टर को लगा कि कोई मजाक है, पर अगले ही मिनट उनको एक वीडियो कॉल आई। कॉल पे एक आदमी पुलिस यूनिफॉर्म में बैठा था, पीछे ऑफिस जैसा दिख रहा था। उसने कोर्ट की नोटिस दिखाई और एफआईआर भी व्हाट्सएप पे भेज दी। ये सब देख के डॉक्टर डर गए। उनको बोला गया कि अब आप सीआईडी के ऑब्जर्वेशन में हो, 24 घंटे आपको फोन पे रहना पड़ेगा, और अगर आपने किसी को बताया कुछ भी, इसके बारे में किसी से भी कुछ भी डिस्कस किया तो आपकी मुश्किलें और बढ़ जाएगी। उसके बाद डॉक्टर 3 महीने तक हर रोज नई इंस्ट्रक्शन लेती रही। कभी बोला गया कि एफडी तोड़ दो, तो कभी बोला गया कि प्रॉपर्टी सेल करो, और धीरे धीरे करके 19 करोड़ उन्होंने खुद फ्रॉडस्टर के हाथ में दे दिए। तब तक उनको सच का पता चला, उनका बैंक बैलेंस 0 हो चुका था। जिंदगी की सारी मेहनत पल भर में लुट गई। ये एक सच्ची घटना है और विक्टिम है एक सीनियर लेडी डॉक्टर जो गांधीनगर गुजरात से है। डॉक्टर के साथ जो हुआ वो एक दिन में नहीं हुआ, पहले एक कॉल आया और उसके बाद एक वीडियो कॉल आया। लेकिन असली सवाल ये है कि स्कैमर के पास नाम, नंबर और डिटेल्स पहुंची कहां से। दोस्तों, आजकल हम हर जगह पे अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपने आधार कार्ड डिटेल, अपनी पैन कार्ड डिटेल, अपनी बैंक डिटेल भरते हैं। कभी फॉर्म भरते हैं तो कभी जॉब अप्लाई करने के लिए भरते हैं, तो कभी फ्री गिफ्ट जीतने के चक्कर में हम अपना ओटीपी तक दे देते हैं, और फिर ये सारा डेटा पहुंच जाता है डार्क वेब पे। वहां से इस डेटा को छोटी मोटी कंपनियां या फिर फ्रॉड लोग खरीद लेते हैं। अब डेटा खरीदने के बाद स्कैमर उन लोगों को टारगेट करता है जो पढ़े लिखे हो, जिनके पास पैसा हो और जिनको बदनामी से डर लगता हो, जैसे कि डॉक्टर हो गए, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन या फिर कोई सीनियर सिटीजन भी हो सकता है। यहीं से शुरू होता है उनका असली गेम। उनका पहला कदम, स्कैमर आपको कॉल करेगा, अननोन नंबर से नहीं, वो आपको या तो व्हाट्सएप पे कॉल करेगा या तो जूम पे, क्योंकि कॉल ट्रेस ना हो। दूसरा कदम, आवाज और एक्टिंग। स्कैमर आपसे सीरियस टोन में बोलेगा, मैं क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, आपका नाम ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है। ये सुन के आप शॉक हो जाते हो, और वो शॉक में ही बोलता है, हमारे पास अरेस्ट वारंट है, कोर्ट का ऑर्डर है, और आपकी डिटेल्स दिल्ली में पकड़ी गई एक सिम कार्ड के साथ जुड़ी हुई है। अब लोग सोचने लगते हैं कि कहीं मेरी सिम कार्ड मिसयूज तो नहीं हुई, कहीं मेरा आधार कार्ड लीक तो नहीं हुआ। इसके बाद स्कैमर आपसे बोलेगा कि मैं आपको एक डिजिटल एफआईआर भेज रहा हूँ, और तुरंत आपके व्हाट्सएप पे एक पीडीएफ आएगी जिसमें आपका नाम, आपका फोटो, आपका एड्रेस सब कुछ लिखा रहता है। साथ ही एक वीडियो कॉल आती है जिसमें एक आदमी पुलिस यूनिफॉर्म में होता है, पीछे पुलिस स्टेशन जैसा बैकग्राउंड, एक नोटिस बोर्ड और एक आदमी जो फाइल देख रहा है। पर ये सब असली नहीं होता, ये सिर्फ एक्टिंग होती है। लेकिन जब तक आपको ये बात समझ आए, आपके मन में एक बात बैठ चुकी होती है कि मैं किसी मुसीबत में पड़ चुका हूँ। स्कैमर्स आपको इमोशनली बंदी बना लेते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि आप धोखा खाने नहीं बल्कि खुद ही धोखा मानने लगे हो। और इस पूरे सेटअप का नाम है डिजिटल अरेस्ट स्कैम, जिसमें ना आपको उठाया जाता है ना धमकाया जाता है, लेकिन डर, कंफ्यूजन और इज्जत का प्रेशर इतना होता है कि आप अपना दिमाग ही बंद कर देते हो। और जब आप इमोशनली टूट जाते हो, तब स्कैमर आपसे बोलता है कि आपको डिजिटल अरेस्ट में लिया गया है, और अब आपका हर एक कदम उनके कंट्रोल में है। अब आप सोचोगे कि डिजिटल अरेस्ट ये क्या होता है, ना वारंट दिखाया ना पुलिस आई तो अरेस्ट कैसे। तो सुनो, डिजिटल अरेस्ट का मतलब होता है कि आप फिजिकली तो घर में हो पर मेंटली आप जेल में हो। आपका फोन स्कैनर बन जाता है और आपका पूरा रूटीन कंट्रोल में लिया जाता है। स्कैमर आपसे बोलता है कि अब आपको 24 घंटे ऑनलाइन रहना पड़ेगा बिना किसी से कॉन्टेक्ट किए। आपका कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है, आपके हर एक मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है। अगर आपने किसी को बताया कुछ भी तो ये वीडियो कोर्ट में चला जाएगा। वो आपको बोलते हैं कि मैं आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ, अब तक किसी को भी मत बताना कि आप इन्वेस्टिगेशन में हो। डर के मारे आप चुप हो जाते हो, घर वालों को नहीं बताते, ऑफिस में झूठ बोल देते हो, एक रूम में बंद होकर सिर्फ एक ही आदमी की बात सुनते हो जो बार बार आपको एक ही बात बोलता है कि कोऑपरेट करो वरना जेल होगी। फिर शुरू करता है स्कैमर अपना असली गेम। आपका पैसा चेक करना पड़ेगा, आपकी इनकम का सोर्स दिखाना होगा। इसलिए जितने भी अकाउंट पे पैसा है उन सारे अकाउंट के पैसे को एक सेफ गवर्नमेंट अकाउंट पे भेज दो। आप सोचते हो चलो थोड़ी देर के लिए सही, पर जेल से तो मैं बच जाऊंगा, और आप अपनी एफडी तोड़ देते हो, म्यूचुअल फंड को बेच देते हो और अपने घर का गोल्ड को गिरवी रख देते हो। फिर सारा पैसा एक ऐसे अकाउंट पे भेज देते हो जो असल में गवर्नमेंट का नहीं, एक स्कैमर का अकाउंट है।
ये पूरा प्रोसेस कोई एक दिन में नहीं होता, कभी 2 वीक, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने तक विक्टिम को फिजियोलॉजी प्रेशर में रखा जाता है और जब पैसा पूरा चला जाता है वो नंबर बंद हो जाता है, वीडियो कॉल ऑफ हो जाती है और आपके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, इस तरह का डिजिटल अरेस्ट एक नई स्ट्रेटजी बन गया है स्कैम वर्ल्ड में। सिर्फ एक कैमरा, एक फोन और डर के सहारे वो लोग आपके करोड़ों लूट लेते हैं। 2024 में दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में 200 से भी ज्यादा डिजिटल अरेस्ट के केस रिपोर्ट हुए हैं। स्कैमर मोस्टली चाइना के कॉल सेंटर से कॉल करता है प्रॉक्सी नंबर के थ्रू। इसमें विक्टिम थे डॉक्टर, रिटायर्ड टीचर और एनआरआई। और ये स्कैम 15 दिन से लेके 90 दिन मतलब 3 महीने तक चलने वाला स्कैम था। पिछले पॉइंट में हमने देखा कि कैसे एक आदमी ने डिजिटल अरेस्ट के थ्रू अपना पूरा पैसा एक स्कैमर के अकाउंट में डाल दिया। तो अब सवाल ये है कि अगर पैसा चला जाए, सब कुछ समझ आ जाए, तो क्या वो पैसा वापस आ सकता है? और अगर नहीं तो जिम्मेदारी किसकी, बैंक की या कस्टमर की? तो भाई सुन, जब आप अपने हाथों से अपना पैसा कहीं भेजते हो, चाहे डर में, चाहे धमकी में, चाहे प्रेशर में, तो कानून के हिसाब से आपने पैसा वॉलंटरली दिया है। यही बात स्कैमर जानता है। वो कभी भी आपसे पैसा जबरदस्ती नहीं निकालते। वो प्लान से आपको ऐसे मोड पे ले जाते हैं जहाँ पे आप खुद अपना पैसा उसके अकाउंट में भेज देते हो। इसी वजह से जब आप पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवाने जाते हो, तब पुलिस भी आपको पूछती है कि क्या आपने खुद पैसा डाला था या आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती की गई थी। और जब आप बोलते हो कि मैंने डर के मारे पैसा भेज दिया, तब कानून कहता है कि तो आप इसके लिए खुद जिम्मेदार हो। अब मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देता हूँ। गुजरात की जो डॉक्टर 19 करोड़ गवा बैठी थी, उन्होंने कंप्लेन की, पुलिस ने केस लिखा, कुछ अकाउंट फ्रीज भी हुए पर उनका पूरा पैसा वापस नहीं मिला। अब आपका सवाल होगा कि क्यों पूरा पैसा वापस क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो पैसा ऑलरेडी 20 से 30 अकाउंट में घूम चुका था। उसमें से कुछ अकाउंट फॉरेन में थे और कुछ अकाउंट में से पैसा तुरंत निकाल लिया गया। अब रूल समझो कि आरबीआई का रूल क्या है। अगर फ्रॉड आपके अकाउंट से बिना आपकी परमिशन से हुआ है, जैसे किसी ने ओटीपी लेके पैसा उड़ाया, तो वो बैंक की जिम्मेदारी रहती है कि आपका पैसा आपको लौटाना। पर अगर आप तुरंत रिपोर्ट करते हो तो। लेकिन अगर आपने खुद पैसा भेजा, चाहे स्कैम में, चाहे डर में, चाहे इमोशनली ब्लैकमेल में, तो बैंक इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती। हाँ, कुछ केस में अगर आप तुरंत एक्शन लेते हो, जैसे कि आप 2-3 घंटे के अंदर बैंक को ईमेल करते हो, 1930 पे कॉल करो, पुलिस और साइबर क्राइम में कंप्लेन करो, तो शायद कुछ अकाउंट फ्रीज हो जाए, लेकिन पूरा पैसा वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। अब मैं आपको कुछ रियल डेटा बताता हूँ सिटीज वाइज कि कितने डिजिटल अरेस्ट के केस हुए और कितनी रिकवरी हुई। मुंबई में 120 से ज्यादा डिजिटल अरेस्ट के केस हुए थे, जिसमें सिर्फ 15 से 20% पैसे की रिकवरी कर पाई पुलिस। मुंबई एनसीआर में 80 से भी ज्यादा केस हुए, जिसमें रिकवरी रेट था 10 से 12%। हैदराबाद में 50 से ज्यादा केस हुए, जिसका रिकवरी रेट है 5 से 8%। गुजरात में 100 से ज्यादा केस हुए, जिसका रिकवरी रेट है 2 से 5%। तो अब तक आप समझ गए हो कि कैसे स्कैमर आपको डरा के आपसे पैसा निकलवाता है और फिर पैसा वापस मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो अब भाई सबसे जरूरी बात ये है, तो ऐसा स्कैम आपके साथ ना हो, उसके लिए तैयार कैसे रहे? क्या साइन होते हैं जो स्कैम होने से पहले ही अलर्ट कर देते हैं? पहला सिग्नल है कि आपका नाम एक केस में आया है। जब भी कोई कॉल आए और आपको बोले कि आपका सिम कार्ड एक इलीगल काम में मिला है या आपके आधार कार्ड से कुछ इलीगल एक्टिविटी हुई है, तो तुरंत अलर्ट हो जाओ। भाई सीबीआई या पुलिस फोन पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, या तो वो आपके घर आते हैं या आपको नोटिस भेजते हैं। सिग्नल नंबर 2, वीडियो कॉल पे पुलिस ऑफिसर बन के बात करना। अगर कोई बंदा लैपटॉप के सामने पुलिस यूनिफॉर्म में बैठा है और आपको बताता है कि मैं क्राइम ब्रांच से हूँ या सीबीआई से हूँ, तो समझ जाना कि ये सब ड्रामा है। वो फेक आईडी कार्ड तक दिखाएगा, लेकिन आपको फंसना नहीं है। स्कैम वाले टेम्पलेट बैकग्राउंड लगा के पुलिस यूनिफॉर्म पहन के आपके सामने एक्टिंग करते हैं, जबकि रियल ऑफिसर कभी भी वीडियो कॉल पे इंक्वायरी नहीं करते। अब आता है सिग्नल नंबर 3, फोन रखना मना और घर वालों से बात करना मना। जब कोई आपको बोले कि इस केस के बारे में आप किसी को बता नहीं सकते, ये केस की इंक्वायरी सिर्फ आपके और मेरे बीच की रहेगी, तो इसको आप रेड फ्लैग समझ सकते हो, क्योंकि रियल लीगल केस में आपको एडवोकेट लेने का हक होता है और किसी से बात करने का भी मना नहीं होता। अब आता है सिग्नल नंबर 4, गवर्नमेंट वेरिफिकेशन के लिए पैसा भेजो। जब भी आपको बोला जाए कि एक गवर्नमेंट अकाउंट में आपका पूरा पैसा ट्रांसफर करो, तब ये गलती आप कभी मत करना, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी ये चीज़ नहीं करती। हाँ, गवर्नमेंट आपके अकाउंट चेक करती है पर आपका पैसा ट्रांसफर नहीं करती। कोई भी सरकारी ऑफिसर कभी भी आपसे ऑनलाइन पैसा नहीं मांगते। और हाँ, अगर आपके फ़ोन पे कोई अननोन नंबर से फ़ोन आता है जिस पे नाम लिखा रहता है पुलिस, सीबीआई, क्राइम ब्रांच, तो उस नंबर को पहले सर्च करो और तुरंत 1930 पे या cybercrime.gov.in पे
कंप्लेन करो। तो ये था पूरा डिजिटल अरेस्ट कि आजकल इंडिया में डिजिटल अरेस्ट के केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इससे बचना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत एक दिन में ख़त्म हो सकती है। तो लास्ट में बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपकी फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव ऐसे फ्रॉड से बच सके।